तो चलिए इसी बीच अब बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। आपको बता दें कि राजधानी में कोरोना अपडेट को लेकर के जानकारी सामने आ रही है। वो जानकारी है कि आज कुल 8 नए मामले सामने आए हैं कोरोना को लेकर के। 8 में से 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज राजधानी की अपडेट की हम बात करें, 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिलाकर के 8 नए मामले आज सामने आए हैं। तो राजधानी में कोरोना अपडेट है आज के ताजा आंकड़े। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में नए वेरिएंट के मिलने के बाद भारत में भी इसे लेकर चिंताएं गहरा रही हैं। और प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश में राजधानी जयपुर में 8 नए मामले कोरोना के मिले हैं। 2 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि नए वेरिएंट के देश में कहीं पर भी मिलने की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर प्रदेश की बात करें तो आज कुल 8 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी अपडेट कोरोना को लेकर इस वक्त आपके पास? लगातार कोरोना के केसेस नवंबर माह में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो प्रदेश भर में केसेस आ रहे हैं वो राजधानी जयपुर है। और राजधानी जयपुर में रोजाना 8-10 मामले सामने आ रहे हैं। आज फिर 8 नए मामले सामने आए। इनमें 2 स्कूली बच्चे भी हैं, लेकिन ये दोनों बच्चे एक एमपीएस स्कूल का बच्चा है जो पिछले 15 दिनों से स्कूल नहीं गया था, जबकि एक एसएमएस स्कूल का बच्चा है जो पिछले 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। इन दोनों के जो कोरोना हिस्ट्री है, इनके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी पहले पॉजिटिव आ चुके थे। इस लिहाज से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसमें दोनों ही पॉजिटिव सामने आया है। तो राजधानी जयपुर में लगातार इजाफा जो है वो हो रहा है और अलग अलग इलाकों में मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आदर्श नगर में 4 मामले जो है वो सामने आए हैं। इसके अलावा दूसरे इलाकों में भी इसी तरह के केसेस में वृद्धि जो है वो लगातार हो रही है। जी बिल्कुल। चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, ये कहना है कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चौपाल में पायलट ने कहा कि मरुधरा में कांग्रेस को परिपाटी बदलनी है। और सरकार अगर मिलकर काम करेंगे तो किशोर जी, जो पिछले 30 साल से नहीं हो पा रहा राजस्थान के अंदर कि 5 साल तो कांग्रेस सरकार, फिर 5 साल बीजेपी सरकार, ये चलता रहता है, पिछले 30 साल से चल रहा है। तो हम चाहते हैं इस परिपाटी को खत्म करें। 23 में जब चुनाव हो दिसंबर में, तो पुनः कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद जनता का मिले, इस दृष्टिकोण से हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें हम कामयाब होंगे। तो मैं समझता हूं 23 में जब चुनाव होंगे या बाद में होंगे, ये पॉलिसी पार्टी की है कि हम कोई बहुत पहले से डिक्लेयर नहीं करते हैं कि सीएम कौन बनेगा। वो विधायकगण चुनते हैं भी किसको नेता बनना है। तो हमारा उद्देश्य है सरकार कैसे बने। भाग्य में जो लिखा है ना, किस्मत में लिखा है जो, उसे तो कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा है उसे कोई दे नहीं सकता। तो अपना काम करते रहो और जो होगा सो होगा, बढ़िया, उसमें क्या दिक्कत है। बट एक मन में संतोष होना चाहिए कि भाई जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं, जिनके संघर्ष हमने किए, जो वादे पब्लिक से हमने किए हैं, उनको हम जल्द पूरा करें, ताकि जब दोबारा मैदान में जाएं तो सीना चौड़ा कर जाएं और दोबारा लोगों का आशीर्वाद मांगे। और ऐसा नहीं है कि सरकार रिपीट नहीं होती है। कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत जगह रिपीट हुई है। असम में 3 बार रिपीट हुई, दिल्ली में 3 बार रिपीट हुई, हरियाणा में हुई, आंध्र प्रदेश में हुई। तो राजस्थान को देश के बाहर का ऐसा थोड़ी ना है, यहां भी रिपीट हो सकती है। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा हम और आगे क्या करें ताकि लोगों का जो स्नेह और सानिध्य है और बेहतर प्राप्त कर सकें। तो वहीं न्यूज 18 चौपाल में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम विकास करते हैं, भ्रम नहीं फैलाते। चुनाव होने हैं तो मैं उधर कुछ गाड़ी मोड़ूं, अगर आपकी इजाजत हो। जी, क्या लगता है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में कहां कैसे गाड़ी बनेगी? उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेना चाहता हूं कि जोधपुर में आप आते हैं, सांसद हैं, तो वहां जादूगर का जादूगरी कुछ कम पड़ी या फीकी पड़ी, या अभी भी जादूगरी कायम है? मैं आपके दर्शकों को एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने कभी किया नहीं है, आज मुझे ऐसा बहुत अच्छा स्वागत है, तो पूछिए। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। जी, जादूगर किसको कहते हैं? अब ये तो आप बताएंगे। जो कुछ नहीं है या जो कुछ वास्तव में मौजूद नहीं है, वो अगर किसी को भ्रम पैदा करके दिखा दे, उसको जादूगर कहते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कोई व्यक्ति अब सम्मान से अपने आप को जादूगर कह कैसे सकता है। देखिए, मैं तो न जादूगर हूं न जादू जानता हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करता हूं, जहां हम जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते भी हैं। हमने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करना प्रारंभ किया।
केवल सत्ता में बने रहने के लिए जो कुछ नहीं है उसे दिखाना और लोगों को भ्रमित करना न तासीर है हमारी और न ही हमारा काम करने का तरीका है। जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और इसके साक्षी जो हैं देश की 10 करोड़ वो परिवार हैं जिन माताओं बहनों को शौचालय मिला है, जिनको अपनी गरिमा से नित्य प्रतिदिन समझौता करना पड़ता था। 8 करोड़ वो माएँ हैं जिनको गैस का कनेक्शन मिला है। 5 करोड़ वो परिवार हैं जिनके घर में पीने का पानी आने लगा है। 4 करोड़ वो घर हैं जिनमें अंधेरा था 21वीं शताब्दी में, उसमें बिजली आ गई है। और हजारों हजार ऐसे गांव हैं जहां सड़क नहीं थी, वहां सड़क की सुविधा पहुंच गई है। 24 लाख हेक्टेयर जमीन पे काम करने वाले ऐसे कम से कम 10 लाख किसान हैं जिनके खेत में जो है सिंचाई के लिए पानी आ गया है। हम जादू में इनका में विश्वास नहीं करते, हम काम में विश्वास करते हैं और करके दिखाते हैं। मैंने छोड़ दिया ये सवाल जादूगर वाला, क्योंकि जो लोग समझना चाहते हैं वो समझ गए कि जादूगर किसके तरफ। तो वहीं उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में जयपुर में प्रस्तावित कांग्रेस की रैली पर सरकार से दोबारा विचार करने की बात कही है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और उदयपुर शहर के विधायक गुलाबचंद कटारिया हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे। कटारिया जी, कांग्रेस की जो दिल्ली में रैली आयोजित होने वाली थी अब जयपुर में आयोजित होने जा रही है, जबकि कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं सोचता हूँ शायद दिल्ली में उनको रैली करने के लिए मना इसीलिए किया कि इस समय जिस प्रकार का कोविड का फिर से प्रकोप आने की संभावना लग रही है और दिल्ली वालों ने इसी को देख करके शायद मना किया है। तो मैं सोचता हूँ राजस्थान में भी उनको रैली करने के पहले थोड़ा सा इसका असेसमेंट कर लेना चाहिए। कारण क्या है कि राजस्थान में उन्होंने केवल ये जो क्रिकेट मैच था इसको खोलना इनकी मुख्य प्रायोरिटी थी। इसके कारण से इन्होंने शादी ब्याह अपने सबको खुलेआम में अलाउ कर लिया, जबकि इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा करके अगर करते तो मैं सोचता हूँ राजस्थान को और ज़्यादा सुरक्षित कर सकते थे। एक बार फिर से इनको विचार करना चाहिए कि वास्तव में आपकी इस रैली के बाद फिर अन्य पार्टियां भी इसी प्रकार की रैली करेगी तो उससे भविष्य में कोविड की महामारी का प्रकोप राजस्थान को फिर से नहीं झेलना पड़े। इसके बारे में जो भी आपके एक्सपर्ट हैं उनसे राय लेने के बाद विचार करना चाहिए। जी, अमित शाह की यात्रा पहले से प्रस्तावित थी लेकिन अब मामले अचानक से बढ़े तो उस पर भी विचार होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ उनका कार्यक्रम कोई बड़ा कार्यक्रम है नहीं। हमारी कार्य समिति की बैठक है वो बहुत लिमिटेड लोगों की होती है, सारा मिला करके कोई 300 लोग होते हैं उसमें कमेटी में, कोर कमेटी की मीटिंग में कुछ नहीं। एक जनप्रतिनिधियों की जो उन्होंने बैठक है वो जनप्रतिनिधियों की बैठक जरूर है, पर स्थान उन्होंने सीतापुरा तय किया है जहाँ एक तरह से वो जो मैदान है और जो शेड है वो इतना बड़ा है कि मैं सोचता हूँ उसमें कोई 5000 लोग बैठे तो दिखेंगे भी नहीं 5000 लोग बैठे हैं। तो वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज कोटा के दादाबाड़ी स्थित पार्श्वनाथ जैन मंदिर पहुंचकर आचार्य महाश्रमण जी का आशीर्वाद लिया। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रमण का आज कोटा में नगर प्रवेश हुआ। नया गांव से बिहार कर रावत भाटा रोड से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ आचार्य महाश्रमण जी दानबाड़ी पहुंचे और इस मौके पर नागरिक अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री शांति धारीवाल शरीक हुए। करीब 50 साल बाद आचार्य महाश्रमण के कोटा आगमन को लेकर जैन समाज में गजब का उत्साह देखने को मिला। वहीं आरपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र यादव की सेवानिवृत्ति के बाद अब आयोग की कमान आयोग के वरिष्ठ सदस्य शिव सिंह राठौड़ को सौंपी गई है। राज्यपाल की घोषणा के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर शिव सिंह राठौड़ ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। शिव सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगारों के भरोसे को बनाए रखना आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता है। जिस तरह की परीक्षाएं हैं इनको टाइम बाउंड, जो रिजल्ट्स बाकी हैं जैसे एसीएफ का रिजल्ट है, एसआई का रिजल्ट है, ये बड़े रिजल्ट्स हैं जिसमें अभ्यर्थी काफ़ी परेशान भी हैं, तो उसका रिजल्ट सबसे पहले निकले। इसके बाद जो काफ़ी लिटिगेशंस के अंदर इंटरव्यूज हैं, लाइक वेटनरी ऑफिसर हैं, एफएसओ का इंटरव्यू है, इस तरह से और भी दूसरे इंटरव्यूज़ हैं, तो उसको हम प्रायोरिटी में लेकर वो हम उसका निर्णय करवाएं और समय के ऊपर उनके साक्षात्कार हो सके, जिससे जो अभ्यर्थी हैं जो आशान्वित हैं अपने भविष्य को लेकर उनके लिए समय पर साक्षात्कार होगा, समय पर परिणाम आएगा, तो वो भी अपने भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं।
और अब बात चौमू की, जहां पर कस्बे में स्थित अनाज मंडी में किसानों ने खुले में पड़ी फसल खराब होने की आशंका को लेकर के रोष जताया है। गुस्साए किसानों ने अनाज मंडी परिसर में जमकर हंगामा किया और मंडी के दोनों गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल चौमू अनाज मंडी में बड़ी संख्या में किसान अपनी फसल का उत्पादन बेचने के लिए आते हैं। यहाँ पर उनकी फसल खुले में रखी हुई है और ऐसे में बारिश होने पर फसल के खराब होने की आशंका से किसान परेशान हैं। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों पर मंडी परिसर में बने प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि इस संबंध में मंडी प्रबंधन को कई बार अवगत भी करवाया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अलवर में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शहर के एक बड़े होटल में एमबीबीएस के एक छात्रा से रेप की खबर से सनसनी फैल गई। पुलिस महकमा जांच में जुटा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। फिर शर्मसार हुआ अलवर। एमबीबीएस की स्टूडेंट के साथ हैवानियत। उसने बताया कि मेरे साथ जो है व्यभिचार हुआ है या दुष्कर्म हुआ है, तो उसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें रवि नाम के लड़के को अरेस्ट किया गया। एमबीबीएस की एक छात्रा के साथ अलवर शहर के एक बड़े होटल में रेप की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामला हाई प्रोफाइल है। पीड़िता एमबीबीएस की छात्रा है, जिसके साथ बैचमेट की बहन की शादी में ले जाने के नाम पर हैवानियत हुई। एफआईआर के मुताबिक पीड़ित लड़की की बैचमेट की बहन की शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए बैचमेट अनिल के दोस्त रवि के साथ वो एक होटल पहुंची। आरोप है कि वहां रवि ने उसके साथ रेप किया, बल्कि 2 लड़कों ने इस वारदात में उसका साथ दिया। मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। होटल अशोका सूर्यनगर पे जो है इस पे बाईपास पर है, सिकंदरा बाईपास। सर कितने आरोपी अभी तक? आरोपियों का जो है उसमें एफआईआर में जो लिखा है उसके अनुसार हम अनुसंधान कर रहे हैं। अभी इसमें किसको हिरासत में लिया? अभी एक आरोपी को हिरासत में लिया है। देर रात पीड़िता ने महिला थाने में एफआईआर कराई। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। वारदात के 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। उधर कोटा में एक बार फिर से खाकी शर्मसार हुई है। कोटा के निलंबित डीएसपी समेत 2 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक एक महिला कांस्टेबल ने कुछ दिन पहले एसपी को परिवाद पेश कर कोटा ग्रामीण के निलंबित डीएसपी विजय शंकर शर्मा और एक और शख्स के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। फरियादी के मुताबिक निलंबित डीएसपी विजय शंकर शर्मा और उसके साथी बद्री आर्य उसे वृंदावन और मथुरा ले गए और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अब बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी स्वायत्त शासन विभाग से जुड़ी हुई है। ब्यावर नगर परिषद के 2 पार्षदों को निलंबित करने की जानकारी सामने आ रही है, जिनमें कुलदीप बोरा और सुरेंद्र सोनी को निलंबित किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, रिश्वत कांड में गिरफ्तारी के बाद यह कार्रवाई की गई है। डीएलबी के निदेशक दीपक नंदी ने इसे लेकर के आदेश जारी किए हैं। इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लवली वधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, क्या कुछ जानकारी? कि बिल्कुल ये दोनों जो पार्षद थे, बीते दिनों इन्हें लाखों 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की रिश्वत लेते हुए अजमेर एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अजमेर एसीबी की रिपोर्ट पर जब ये हिरासत में चले गए, उसके बाद में स्वायत्त शासन विभाग ने अजमेर एसीबी की जांच रिपोर्ट के आधार पर इन दोनों पार्षदों के तत्काल निलंबन आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। बड़ी बात यह है कि रिश्वत कांड में जिस तरह से पार्षदों की भूमिका, जनप्रतिनिधियों की भूमिका निकायों में सामने आ रही है, ये बड़ा चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्यावर नगर परिषद के अंदर ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई तरह के मामले सामने आए हैं रिश्वत कांड से जुड़े हुए। फिलहाल जो जानकारी वो यही है कि जो दोनों पार्षद है कुलदीप बोहरा और सुरेंद्र सोनी, दोनों को यहाँ पर जो है निलंबन की कार्रवाई की गई है। फिलहाल ये दोनों पार्षद जेल में बताए जा रहे हैं। डीएलबी निदेशक की ओर से जारी किए गए पत्र में इस बात का जिक्र है कि जो एसीबी से जो जांच चल रही है, उसके अलावा स्वायत्त शासन विभाग की ओर से भी जांच की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी, ताकि जांच को इतना मजबूती से रखा जा सके कि भविष्य में ये लोग ऐसी घटनाक्रम को अंजाम नहीं दे सके और निलंबन के बाद में बर्खास्तगी की कार्रवाई जो है वो भी राज्य सरकार इन पार्षदों के खिलाफ कर सकेगी। जी बिल्कुल लवली, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस खबर पर।
कुलदीप बोरा और सुरेंद्र सोनी को निलंबित किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रिश्वत कांड में गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई की गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है रेरा से, और आपको बता दें कि क्यूपीआर रिपोर्ट जमा नहीं करवाने पर अब रेरा की सख्ती देखने को मिल रही है। क्यूपीआर जमा नहीं करवाने पर रेरा सख्त है। रेरा ने 100 बिल्डर्स प्रमोटर्स को इसे लेकर नोटिस थमाया है। बड़ी खबर, रेरा में कल होगी एक साथ 100 बिल्डर और प्रमोटर्स के मामलों की सुनवाई। और आपको बता दें कि रेरा के चेयरमैन एनसी गोयल और 2 अन्य सदस्यों की बेंच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। रेरा में जमा नहीं करवाई गई थी। बिल्डर्स ने 118 प्रोजेक्ट की रिपोर्ट और त्रैमासिक रिकॉर्ड। कल रेरा में सभी मामलों को लेकर के अंतिम सुनवाई होगी। रेरा के रजिस्ट्रार रमेश शर्मा ने इसे लेकर के जानकारी दी है। चलिए अब बात करेंगे बीकानेर की, जहां पर एक चोर दुकानदार से जेवरात लेकर फरार हो गया। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कैसे चोर ज्वेलर्स की दुकान से हाथ साफ करके भागता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नोखा के पुस्तकालय गली स्थित ज्वेलर्स की दुकान पर यह शख्स काम करता था, लेकिन आज मौका पाकर इसने दुकान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी के गए ज्वेलरी की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की सहायता से आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन तस्वीरें देखिए कि कैसे दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर के मौके से भागता हुआ दिखाई दिया है। तो ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं पूरी घटना को लेकर के। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अब हम आपको दिखाते हैं सड़क पर शोलों का कहर। आपकी स्क्रीन पर 3 अलग अलग तस्वीरें, ये तस्वीरें सवाई माधोपुर, कोटा और अलवर की, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। कार आग का गोला बन गई है। हालांकि इन हादसों में किसी की जान नहीं गई, सभी लोग बाल बाल बच गए हैं। सवाई माधोपुर, कोटा, अलवर, तीनों जगहों पर आग का तांडव किस तरीके से सड़क पर देखने को मिला, उसकी बानगी तस्वीरें। हालांकि तमाम जगहों पर किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हुई हैं। तो 3 अलग अलग तस्वीरें हैं, जिनमें सवाई माधोपुर में भी गाड़ी में आग लगी, तो कोटा और अलवर में भी ऐसा ही हुआ। तो चलिए इसी बीच हम आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जा रहा है, सुन लेते हैं। बताया है पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, यानी कि उन्होंने बताया है कि चाहे वह यूज ऑफ मास्क हो, अपने हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस हो, हम हमेशा कहते रहे हैं कि इंडोर स्पेसेस में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हम क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें और हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। तो WHO ने क्लियर इंडिकेशन दी है कि यह सारे टूल्स आज भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो हम आपके द्वारा सबसे अपील करना चाहेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो इस वायरस के बारे में आज हम ले सकते हैं, वह यह है कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ के आज तक के करे हुए कार्य हैं, वही कार्य हमें करते रहना है। साथ ही WHO ने यह भी कहा है कि जो हमारा PCR RT-PCR टेस्ट है, वह ओमिक्रॉन इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकता है। और इसमें एक पर्टिकुलर एस जीन टारगेट फेलियर, जो कि सर और फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे, तो एस जीन टारगेट फेलियर नोट की जाती है। तो जो 3 जीन्स के संबंधित RT-PCR टेस्ट होते हैं, उसके द्वारा एक प्रोबेबल अंडरस्टैंडिंग कि यह ओमिक्रॉन वायरस म्यूटेशन इस पर्टिकुलर केस में है, उसको भी डिटेक्ट करने की संभावना इजी हो जाती है। तो इसके द्वारा भी हम RT-PCR टेस्ट को भी यूज कर सकते हैं। यह भी एक चीज WHO ने हमें बताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो हमारे क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग दवाइयां हैं, वह इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए अभी दे रिमेन अनचेंज, वही मेथोडोलॉजी हमें यूज करनी है। वैक्सीन के बारे में उन्होंने बताया है कि अभी इंपैक्ट ऑन वैक्सीन को और एविडेंस की जरूरत है, जिसके बेसिस पे समझने की जरूरत है कि उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि अगर ओमिक्रॉन से कोई ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होते भी हों, तो भी हमारे यहां जैसे कि एंटीबॉडी रेस्पॉन्स के साथ साथ टी सेल रिलेटेड इम्यूनिटी है, वह इम्यूनिटी इसके लिए यूजफुल होगी।
इसमें मुख्यतः जो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और आपके द्वारा सबको बताना चाहेंगे कि WHO ने एक बहुत मुख्य बात ये कही है कि वैक्सीन पे हमें ध्यान देना है, और साथ ही वैक्सीन के अलावा भी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि दवाई भी कड़ाई भी, तो उसी तरीके से यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन भी हमारे लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करें वैक्सीनेशन के बाद भी। तो इस विषय में हम आपसे चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे मरुधरा में बदले मौसम के मिजाज की। कई जिलों में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है और आपकी टीवी स्क्रीन पर करौली, बारां, सीकर और डूंगरपुर की 4 अलग अलग तस्वीरें जहां पर हल्की बारिश की वजह से ठंडक बढ़ गई है। लोगों को सर्दी का एहसास अब ज्यादा होने लगा है। करौली, सीकर, बारां, डूंगरपुर 4 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। चारों जगहों पर आप देख सकते हैं कैसे सर्दी बढ़ने के साथ ही लोग जो है वो अब सर्दी भगाने के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं उदयपुर के भींडर के बरोडिया गांव के रहने वाले वदन सिंह राणावत राजपूताना राइफल से रिटायर्ड होकर के जब अपने गांव पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। वदन सिंह राणावत 1989 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे और करगिल के युद्ध में दुश्मनों से लोहा लिया था। इसमें वे घायल भी हुए लेकिन हार नहीं मानी। करगिल युद्ध के बाद वदन सिंह को पदोन्नति मिली। अब 33 साल की सेवा के बाद जब राणावत अपने गांव पहुंचे तो ग्रामीणों की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। उदयपुर की तस्वीरें। और अगली खबर राजसमंद के जन जन की आस्था का केंद्र शिशोदा के क्षेत्रपाल भेनु जी मंदिर की है, जहां पर मंदिर प्रबंधन जब से प्रशासन के हाथ में आया है तब से आए दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। पहले 7 महीने में 13 लाख रुपए भेंट पेटी में आए थे, लेकिन जब से प्रशासन ने सुरक्षा गार्ड लगाए और सभी लोगों को भेंट राशि में पेटी डालने के लिए पाबंद किया, तब से मंदिर की कमाई लगातार बढ़ रही है और कई गुना अब तक इसमें बढ़ोतरी हो गई है। आपको बता दें कि 33 दिन में ही भेंट पेटियां भर गईं, जिसकी गिनती करने पर 41 लाख रुपए निकले, यानी कि मंदिर को रोज 1 लाख से ज्यादा की कमाई हो रही है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को news18.rajasthan.com। नमस्कार।